चलिए, नमस्कार। मैं प्रदीप तिवारी, चंद्रा लॉ क्लासेस प्रयागराज, आप सबके लिए बीएनएसएस की धारा 21 से लेके 29 तक में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। 20 तक हमारी क्लासेस चल चुकी हैं जो यूट्यूब में हैं, और वो बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाएं। जो भी अभी हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड जो हमने इसमें पढ़ा है उसका टेस्ट प्री का भी होगा और मेंस का भी होगा, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं। उससे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में न्यायालयों की शक्ति बताई गई। आप जैसा कि जानते हैं और मैंने आपको बताया भी है पिछले वीडियो में कि जब कोई अपराध होता है, ठीक है, जब कोई अपराध होता है तो उस अपराध को जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो पहली कार्रवाई क्या होती है? पहली कार्रवाई जिसके अगेंस्ट वो अपराध होता है, मतलब जो पीड़ित होता है, वो कहाँ पे जाता है? वो जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसका पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है उस व्यक्ति के द्वारा जिसके साथ जिसके अगेंस्ट ऐसा अपराध हुआ है वह उस अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी नियरेस्ट थाना जो है थाना के भार साधक अधिकारी को देता है, ठीक है। और थाना की भार साधक अधिकारी को हेलो हेलो हाँ का हाँ हम्म चलिए, सॉरी थोड़ा फ़ोन आ गया था अर्जेंट में। हम फिर से शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे कि जब अपराध होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कोई व्यक्ति अपने शुरू से शुरुआत करके न्यायालय तक पहुंचता है।
तो हम थे कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट अपराध होता है वो पहले जाता है कहाँ, नियरेस्ट थाना पे, अपने साथ हुए सारी वारदात को, सारी घटना के बारे में विस्तार से किसको बताता है, थाने के भारसाधक अधिकारी को। मान लीजिए थाने का भारसाधक उपस्थित नहीं है, तो जो मौजूदा हाल में वहाँ उपस्थित है, जो कांस्टेबल के पद से ऊपर का है, ठीक है, उसको बताता है। उसके बाद वो पुलिस अधिकारी उसके बताए अनुसार कथन को नोट करता है, ठीक है। उसके बाद वो पुलिस अधिकारी कहाँ पे आता है, उसके घर पे आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, विवेचना करने के लिए, जिसको कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान घटना स्थल पर आसपास के लोगों से पूछताछ करके जो फाइनली एक रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कहाँ करता है, न्यायालय में करता है। अब वहाँ से न्यायालय का रोल शुरू होता है। तो हम पढ़ रहे हैं न्यायालय की शक्ति, तो वो जो रिपोर्ट वहाँ पेश किया है, उस स्थिति में न्यायालय जो होता है उसकी क्या पावर्स होंगी, कौन सा न्यायालय उसमें सुनवाई करेगा, कौन सा न्यायालय किसको उसको दंडित करेगा, इसके बारे में ये बताएगा 21 से लेकर 29 तक। तो देखिए पहली धारा इसमें ये है कि न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणे है। पहले तो आप ये जानिए कि कौन कौन से ऐसे न्यायालय हैं जो अपराधों का विचारण कर सकते हैं। तो ट्रायल कोर्ट कौन कौन सी कहलाएगी ये बताती है धारा 21, वेरी इंपॉर्टेंट धारा है। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्री का एक क्वेश्चन बनना अनिवार्य है। तो आप सब जो पढ़ रहे हैं वो अपने नोटबुक में इसको रेड पेन से नोट करें, और इसमें प्री का एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, उसका नेचर क्या होता है, इसको मैं आपको सेक्शन पढ़ाने के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो ये कहता है कि न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणी है, ऐसे कौन कौन से न्यायालय हैं जो अपराधों का विचारण कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें चर्चा, तो ये कह रहा है कि इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब इस संहिता में जो उपबंध बताया गया है उसके अधीन रहते हुए, उसके अधीन रहते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 किसी के अधीन किसी अपराध का विचारण निम्नलिखित किया जा सकता है। देखिए कौन कौन कर सकता है। तो देखिए पहला कह रहा है कि ऐसे अपराधों का विचारण हाईकोर्ट कर सकता है, मतलब उच्च न्यायालय कर सकता है, पहला कोर्ट। दूसरा, और कौन अपराध का विचारण कर सकता है, तो सेशन कोर्ट कर सकता है, और किसी अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारणी होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। देखिए इससे पहले जो सेक्शन था 26, वो सीआरपीसी के 26 अब बीएनएसएस की 21 हो गई है। उसमें बताया गया था कि उच्च न्यायालय होगा, सेशन न्यायालय होगा, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, और फिर ऐसा बताया था कि जिसको वो प्रथम अनुसूची में बताया गया। लेकिन अब यहाँ पे सीधे सीधे क्या बता दिया गया, यहाँ पे दो अब इसको पढ़ने की इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको बहुत बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि इससे जब प्री का क्वेश्चन बनेगा तो आप कहीं पुराने वाले में ना मार दें। तो अब आप जब प्री का क्वेश्चन बनेगा तो आप मारेंगे प्रथम अनुसूची, पहला उच्च न्यायालय विचारण कर सकता है, सेशन न्यायालय विचारण कर सकता है, और ऐसा न्यायालय भी विचारण कर सकता है जिसको प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। मतलब प्रथम अनुसूची जब हम सीआरपीसी के जो इसके बीएनएसएस के जो शेड्यूल है, जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल को जब हम देखेंगे तो वहां पे अपराध के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि कौन सा न्यायालय किस अपराध का विचारण करेगा, ठीक है। देखिए लेकिन अब इसमें एक परंतु का आ रहा है, तो जहां पे प्रोवाइड आ जाए, जहां पे प्रोविजो आ जाए, वहां पे हमको ध्यान रखना है कि ये अभी कुछ और कहेगी। लेकिन वो तो वहां आपको बता दिया कि विचारण कौन करेगा, तो सेशन कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, और ऐसा कोर्ट कर सकता है जिसको प्रथम अनुसूची में ऐसे विचारण के लिए बताया गया है। बहुत सही। लेकिन ये कह रहा है कि परंतु न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 के अधीन
किसी अपराध का निवारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें पीठासीन अधिकारी हो। अब ये जो है, ये पहले हम जब सीआरपीसी पढ़ते हैं तो रेप से रिलेटेड, रेप से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो अपराध है, रेप से संबंधित जो अपराध है, तो वो बताया गया है। तो पहले 376, 77 ये सारी चीजें बताई गई थी। अब वही कर दिया गया है, वही कहाँ कर दिया गया है, वही कर दिया गया है 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ठीक है, तो ये इतनी धाराओं में अगर किसी भी प्रकार का कोई अपराध हुआ है तो जब इसका ट्रायल करने की बात आएगी, जब 76 से रिलेटेड रेप से, सॉरी, जब रेप से रिलेटेड बात आएगी कि रेप से रिलेटेड कोई अपराध हुआ है किसी महिला के साथ, तो उसका विचारण वही कोर्ट करेगा जिसमें ऐसी पीठासीन महिला अधिकारी हो। अगर ऐसा न्यायालय है जिसमें पीठासीन महिला अधिकारी नहीं है, जहां तक साध्य हो, बाकी कर तो मेल भी सकता है, लेकिन यह कह रहा जहां तक साध्य हो, यथासाध्य शब्द आता है कि पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ऐसे रेप से रिलेटेड मामले का विचारण कोई महिला पीठासीन अधिकारी करे। ठीक है, तो अब हमको ये बताइए कि सेक्शन 21 आपको समझ में आया कि नहीं आया, और जिस व्यक्ति को नहीं आया हो वो मैसेज ड्रॉप कर सकता है और पूछ सकता है। अगला देखिए कि किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब ऐसी विधि में इस नियमित कोई न्यायालय उल्लिखित है। अब ये कह रहा अन्य विधि की बात कर रहा है, आपको कौन कौन सी बात पता चल गई आपको, तो वहां अब ये कह रहा अगर कोई अन्य विधि के अधीन अगर अपराध का विचारण जब ऐसी विधि में इस नियमित कोई न्यायालय उल्लिखित है तब ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा। वही हम जो आपको बता रहे हैं, मान लीजिए कि अगर 323 का मामला है, उसमें लिखा गया कि द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका विचारण करेगा, तो वो द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ही विचारण करेगा। अगर कहीं लिखा है कि इस अपराध का विचारण प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, तो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। कहीं लिखा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। तो यही कह रहा है कि अगर कहीं भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि जहां पे न्यायालय का उल्लेख कर दिया गया है कि इस अपराध का विचारण ये न्यायालय करेगा, तो वहां फिर वही न्यायालय विचारण करेगा, ये बता रहा है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, तब ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है। लेकिन अगर ऐसी जगह है जहां पे उस अपराध को लेकर कोई न्यायालय उल्लिखित ही नहीं किया गया है कि इसका विचारण कौन करेगा, तो जहां पे आपके मन में क्वेश्चन मार्क लग जाए कि इस अपराध का विचारण कौन करेगा, तो फिर उस अपराध का निम्नलिखित विचारण किया जा सकता है। पहला करेगा उच्च न्यायालय, पहला कौन करेगा, उच्च न्यायालय करेगा, और ऐसे न्यायालय ऐसे द्वारा अपराध का विचारण प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है वही करेगा। तो याद रखिए, हम धारा 21 जब देखते हैं तो धारा 21 में याद रखना है हमको, सबसे पहले हमको 21 में याद रखना है हेडिंग। तो हेडिंग कहती है कि ऐसे अपराधों का विचारण कौन से न्यायालय द्वारा किया जाएगा। पहला कहता है कि कौन से ऐसे न्यायालय हैं जो अपराध का विचारण कर सकते हैं, ये बताता है 21। तो इसमें न्यायालय की क्राइटेरिया बताई गई है। पहला कहता है कि उच्च न्यायालय अपराध का विचारण कर सकता है, सेशन कोर्ट अपराध का विचारण कर सकता है, सेशन न्यायालय। उसके बाद और कौन कर सकता है, उसके बाद ऐसे न्यायालय द्वारा विचारण किया जा सकता है जिसको प्रथम अनुसूची में विचारण करने के लिए बताया गया है। तीसरा, अगर रेप से रिलेटेड कोई ऐसा मामला है तो आप वहां पर यथासाध्य जहां तक कोशिश हो सके वहां तक ऐसे मामले का विचारण कोई पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाए। अगला पॉइंट, बी पॉइंट कहता है इसका कि अगर कोई ऐसी विधि में जहां पर पर्टिकुलर किसी न्यायालय का उल्लेख कर दिया गया है, किसी न्यायालय को बता दिया गया है इसका विचारण ये न्यायालय द्वारा किया जाएगा, तो वो न्यायालय विचारण करेगा। और इसका सेकंड क्लॉज बताता है कि जहां ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए किसी भी प्रकार के न्यायालय का उल्लेख नहीं किया गया है
तब क्या किया जाएगा, तब कहता है वहां पर या तो उच्च न्यायालय करेगा या तो फिर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसको प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया हो, ऐसा दर्शाया गया हो कि वो न्यायालय का विचारण करे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा 21। अब देखिए, अब आपको विचारण की बात तो समझ में आ गई, लेकिन विचारण के बाद हमको क्या जानना जरूरी होता है कि कौन दंड दे सकता है, कितना दंड देने की पावर किसके पास है। क्योंकि विचारण तो हमने समझ गया कि हाई कोर्ट कर सकता है, सेशन कोर्ट कर सकता है, अगर रेप से रिलेटेड मामला है तो उसमें कोई पीठासीन अधिकारी होना चाहिए। उसके बाद अगर ऐसे भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसको प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया। लेकिन अब दंड कौन न्यायालय कितना दे सकता है ये बताता है अब धारा 22 से आपको दंड का प्रावधान पता चलेगा। तो पहले में बताता है, आप जैसे पहले ही कोर्ट पढ़े हैं तो पहले में पहले ही बता रहा है दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकते हैं। अब दो बड़ी कोर्ट को बता रहा है, विचारण न्यायालय के ये दो बड़ी कोर्ट है। सबसे बड़ी कोर्ट होती है उच्च न्यायालय, उसके बाद होती है सेशन न्यायालय। विचारण न्यायालय की मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, लेकिन जब सीआरपी इससे बीएनएसएस के रिलेटेड जब कोर्ट की बात आएगी तो सबसे बड़ा कोर्ट होता है उच्च न्यायालय, उसके बाद सेशन न्यायालय। तो याद रखिएगा। तो अब ये दो बड़ी कोर्टों के बारे में बता रहा है कि इनके पास दंड देने का क्या प्रावधान है। तो ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय अब ये यहां पे गलत टाइप हो गया है, मैं बता दे रहा हूं उसमें क्या लिखा है। ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है, तो विधि के द्वारा, विधि में जो प्राकृतिक दंड बताया गया है उसमें से कोई दंडा दे सकता है। मतलब ये मृत्यु दंड भी दे सकता है, आजीवन कारावास भी दे सकता है। ये जितने प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है विधि में उस प्रकार से समस्त विधि द्वारा प्राधिकृत है सारे दंड देने के लिए। सेशन कोर्ट कितना दंड दे सकता है, तो ये कह रहा है कि सेशन न्यायालय जो सेशन न्यायाधीश है, सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकेगा। देखिए पहले जो था वहां पे अपर सेशन न्यायाधीश के पास ये पावर नहीं थी, केवल सेशन न्यायाधीश के पास ये पावर थी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत, मतलब विधि में जितने प्रकार के दंड बताए गए हैं इंक्लूडेड मृत्यु दंड सहित, तो सेशन कोर्ट और अपर सेशन कोर्ट दे सकते हैं। और कौन दे सकता है मृत्यु दंड, तो उच्च न्यायालय दे सकता है। किंतु लेकिन देखिए उच्च न्यायालय तो सीधे मृत्यु दंड दे सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब भी अपर सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट मृत्यु दंड देती है तब क्या होता है, किंतु किसी न्यायाधीश द्वारा दिया गया मृत्यु दंडादेश, लेकिन अगर मान लीजिए सेशन कोर्ट, क्योंकि ये बता दिया है कि विधि द्वारा प्राधिकृत सारे दंड दे सकता है सेशन कोर्ट, तो अब ये कह रहा है लेकिन अगर कोई सेशन कोर्ट या अपर सेशन कोर्ट ने कोई मृत्युदंड दे दिया है तो उस मृत्युदंड की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाएगी और उसके किए जाने के अधीन होगा। अब मान लीजिए ए आता है, देखिए यही थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए, आपके दिमाग में आ जाएगा। मान लीजिए ए है, ये पहले मैं हाई कोर्ट के लिए बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, हाई कोर्ट के लिए। ए के द्वारा बी की हत्या कर दी गई थी, किसकी, बी की। अब ये हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने ए को मृत्यु दंड से दंडित कर दिया। किससे दंड से दंडित कर दिया, हाई कोर्ट ने किससे दंड कर दिया, मृत्यु दंड से दंडित कर दिया। ठीक है, मृत्यु दंड से दंडित कर दिया। अब यहां पर उसको सीधे दंड हो जाएगा, दे दिया जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर उल्टा हम कर ले, ए को सेशन कोर्ट द्वारा क्या दिया गया, बी के हत्या के लिए मृत्युदंड दे दिया। कौन दिया, सेशन कोर्ट दिया। अब ये जो मृत्युदंड सेशन कोर्ट दिया है तो ये तब तक उस पर प्रवेल नहीं की जाएगी जब तक इस मृत्युदंड का पुष्टि कौन नहीं कर देता है, उच्च न्यायालय नहीं कर देता है।
तो देखिए इतना ही अंतर हो गया है सेशन कोर्ट और उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत समस्त दंडादेश देने के लिए स्वतंत्र है। सेशन कोर्ट और अपर सेशन कोर्ट जो है वो विधि द्वारा प्राधिकृत दंडा देने के लिए कैपेबल तो है, लेकिन अगर उसने मृत्यु दंडादेश दे दिया है तब वहां पर उसकी मृत्यु दंडादेश की पुष्टि कौन करता है? तो वो उच्च न्यायालय करता है। ये प्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लें। ये पूछता है कि सेशन कोर्ट द्वारा या अपर सेशन कोर्ट द्वारा मृत्यु दंड देने के बाद पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो उसकी पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो अब इस तरह हेडिंग भी याद करते चलिएगा। 21 में बताया कौन से न्यायालय कौन से दंडा विचारण कर सकते हैं, विचारण करने के लिए कौन सा न्यायालय सक्षम है। 22 बताया कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट किस प्रकार के दंड दे सकते हैं। अब बताता है कि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। अब देखिए ये बहुत प्री में पूछा जाता है। आप मजिस्ट्रेट को बता रहा है कि मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो किस प्रकार का दंड दे सकते हैं। तो ये कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या अवोधन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडादेश के सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है। देखिए अब जो सीजीएम होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, तो ये क्या नहीं दे सकता है पहले ये जान लीजिए। तो ये पहले नंबर में नहीं दे सकता है, क्या? मृत्यु दंड नहीं दे सकता है। क्या नहीं दे सकता? मृत्यु दंड नहीं दे सकता। और कौन क्या नहीं दे सकता? तो आजीवन कारावास नहीं दे सकता। ठीक है, और क्या नहीं दे सकता? और ये 10 वर्ष तक का कारावास नहीं दे सकता। कितने वर्ष तक का? 10 वर्ष तक का कारावास नहीं दे सकता। चलिए तो अब आपसे कोई पूछे कि सीजीएम कौन सा दंड दे सकता है, तो आप अगर ये याद कर लिए हैं तो आप तुरंत प्री का क्वेश्चन कर लेंगे कि वो क्या दे सकता है। तो वो कौन कौन सा दंड नहीं दे सकता है सीजीएम? तो मृत्यु दंड नहीं दे सकता, आजीवन कारावास नहीं दे सकता और 10 वर्ष तक कारावास नहीं दे सकता। इसका मतलब ये जो मुख्य सीजीएम है ये केवल और केवल 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। कितने तक? 7 वर्ष तक। तो अब ये पूछा जाएगा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने वर्ष तक की कारावास दे सकता है? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के लिए कारावास दे सकता है। अब आपसे पूछे, मान लीजिए क्या 8 वर्ष दे सकता है? नहीं दे सकता। 9 वर्ष दे सकता है? नहीं दे सकता। 10 वर्ष दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन 7 से नीचे चले जाइए, 6 तक बिल्कुल दे सकता है, 5 बिल्कुल दे सकता है, 4 बिल्कुल दे सकता है। तो याद रखिएगा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक की कारावास को छोड़कर समस्त दंडादेश दे सकता है। मतलब 7 वर्ष तक कारावास कौन दे सकता है? सीजीएम दे सकता है। चलिए अब दूसरे क्लॉज में देखिए, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है? तो ये कहता है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 50,000 रुपए से अनधिक जुर्माने का या दोनों का सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। अब देखिए पहले यहां पे सीआरपीसी में 10,000 जुर्माना था। कितना था? 10,000। 10,000 जुर्माना था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। और एक जो और दंड जोड़ा गया था सामुदायिक सेवा, उसको भी कर दिया है। पहले सीआरपीसी में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक कारावास और 10,000 जुर्माना दे सकता था, लेकिन अब इसका दंड तो वही रहने दिया, लेकिन जुर्माने का पावर बढ़ा दिया गया है। तो अब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वो 3 वर्ष तक कारावास और 50,000 रुपए से अनधिक, मतलब 50,000 रुपए तक
अनधिक शब्द जब आए तो वो 50,000 रुपये तक, तो 50,000 रुपये से अनधिक जुर्माना और ऐसा सामुदायिक दंड दे सकता है, मतलब जो एक और दंड जोड़ा गया है वो दे सकता है। ठीक है, चलिए अब द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसकी आप सब तैयारी कर रहे हैं, अब ये जानिए कि आपके पास क्या पावर रहेगी जज बनने के बाद, आप कितना दंड दे सकते हैं, क्या पावर आपकी होगी, ये बताता है आपका क्लॉज 3। तो ये कहता है कि जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होगा, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 10,000 रुपये अनधिक जुर्माने का या दोनों में से सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। देखिए पहले इनका 5,000 रुपये जुर्माना था, कितना था, 5,000 रुपये जुर्माना था सीआरपीसी में, लेकिन इसको बढ़ा के 10,000 कर दिया है। और सामुदायिक सेवा का भी ये दंड दे सकता है और 1 वर्ष से अनधिक दंड देने का पावर इसके पास नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि जब आप सिविल जज बनते हैं, जब कोई द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट बनता है तो उसके पास 1 वर्ष तक कारावास देने की सजा होती है और 10,000 रुपये तक जुर्माना। मतलब आप ये जानिए कि ऐसे मामलों का विचारण करेंगे जो संज्ञेय नहीं है, जो असंज्ञेय मामला है आप उसका विचारण करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्पष्टीकरण, सामुदायिक जो शब्द बार बार आ रहा है वो बता रहा है, चूंकि बीएनएस में सामुदायिक को जोड़ दिया गया है दंड के में, तो कह रहा है कि सामुदायिक सेवा से ऐसा कार्य प्रेरित है जिसके किसी दोष सिद्धि व्यक्ति को दंड के ऐसे रूप में जो सामुदायिक लाभ के लिए हो करने के लिए न्यायालय आदेश करे जिससे कि वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं हो। मतलब कुल मिला के ये कह रहा है कि आप सामुदायिक सेवा का जब दंड दिया जाएगा तो मान लीजिए आपको कह दिया गया कि ए नामक जो अनाथालय है वहाँ के अनाथालयों में आप 25 डेज, कितने 25 डेज आप वहाँ क्या करेंगे, खाना बना के खिलाएंगे या उनकी सेवा करेंगे, तो ये एक प्रकार का दंड होगा। अब जो आप 25 डे वहाँ काम करेंगे अनाथालय में या वृद्धाश्रम में, उसके एवज में किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक आपको, मतलब किसी भी प्रकार की कोई मजदूरी, कोई पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। यही सामुदायिक दंड कहा गया है। ठीक है, तो देखिए अब एक बार हम रिवीजन करते हैं ये 3 धारा, क्योंकि बहुत तेजी से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप सब इसको सही से तैयार नहीं करते, याद नहीं कर लेते। क्योंकि अब टेस्ट लूंगा मैं, पिछले 2 चैप्टर के जो टेस्ट है वो जल्दी ही आप सबको जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं, और मेरा और जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं उनको तो हार्ड कॉपी दी ही जाएगी। ठीक है, 3 घंटे का टेस्ट होगा, आयोग पैटर्न में टेस्ट होगा, आप सब बिल्कुल तैयार रहिएगा। चलिए अब मैं फिर से देख रहा हूं एक बार, धारा 21 बताती है कि न्यायालय जिसके द्वारा अपराध का विचारण किया जाएगा, तो कौन सा कोर्ट अपराध का विचारण कर सकता है, तो आपको बता दिया गया है कि सेशन उच्च न्यायालय कर सकता है, सेशन कोर्ट कर सकता है और ऐसा कोर्ट कर सकता है जिसको प्रथम अनुसूची में बताया गया है। लेकिन अगर रेप से रिलेटेड कोई मामला है तो उसमें यथासाध्य जहां तक हो सके तो जो महिला हो वो पीठासीन हो। उसके बाद बी क्लॉज कहता है कि मान लीजिए कोई अन्य विधि में कोई ऐसा विचारण करने के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को उल्लेखित कर दिया गया है, किसी न्यायालय को उल्लेखित है, तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि उसमें ऐसे व्यक्ति, ऐसे विधि न्यायालय का उल्लेखित नहीं है, तब या तो उच्च न्यायालय कर सकता है या विधि द्वारा प्रथम न्याय, विधि द्वारा जो प्रथम अनुसूची में जो बताया गया वो कर सकता है। अब जो हमने ऊपर पढ़ा उन्हीं में से कोर्टों को बता रहा है कि कौन दंडादेश कितना दे सकता है। तो उच्च न्यायालय तो विधि द्वारा समस्त प्राधिकृत शक्तियां जो भी है, विधि द्वारा जो प्राधिकृत बताया गया है समस्त दंड दे सकता है। सेशन कोर्ट विधि द्वारा प्राकृत कोई दंड तो दे सकता है, लेकिन अगर मृत्यु दंड देता है तो उसमें उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि करेगा। चलिए 23 कहता है कि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। अब जो मजिस्ट्रेट होते हैं 3 प्रकार के, सीजीएम हो गया, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, इनका क्या पावर होगा। तो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो 7 वर्ष तक की कारावास दे सकता है और जुर्माना दे सकता है। जुर्माना इसमें कोई ले सकता है, अनलिमिटेड दे सकता है, उसकी समस्या नहीं है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो 3 वर्ष तक कारावास
और 50,000 रुपए तक जुर्माना और सामुदायिक सेवा का दंड दे सकता है। ठीक है। उसके बाद द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की बात जब आती है तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो है तो वो क्या कर सकता है, वो 1 वर्ष तक के कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना और सामुदायिक सेवा का दंड दे सकता है। ठीक है। चलिए, आज के लिए यही 3 सेक्शन आप सब पढ़ेंगे और इसमें क्या समझ में नहीं आया आप मैसेज के माध्यम से बताएंगे। और एक बार मैं आप सबको फिर से बता दूं कि चंद्रा जुडिशियल क्लासेस प्रयागराज में यूपी पीसीएस जे, उत्तराखंड पीसीएस जे, एमपी पीसीएस जे और ऐसे 10 स्टेट को ध्यान में रखते हुए बहुत कम समय में हार्ड वर्क द्वारा क्वांटिटी मटेरियल के साथ क्वालिटी मटेरियल के साथ, जिसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस रहेंगी, फ्री मेंस के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपका वीकली टेस्ट रखा जाएगा, 10 ईयर्स PYQ डिस्कशन कराया जाएगा और मेंस का भी टेस्ट आपको कराया जाएगा। हमारी क्लास जो है 21 नवंबर से चालू है। ये प्रयागराज में एक नई पहल के साथ बहुत कम फीस में आप सबके लिए चंद्रा जुडिशियल क्लासेस ने जो कदम उठाया है, आप सब जल्दी से जल्दी इसका लाभ लें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूपी पीसीएस जे और एमपी पीसीएस जे का नोटिफिकेशन जल्द ही आप सबको तक सूचना आएगी, क्योंकि आयोग द्वारा ये सूचना मिल चुकी है कि जल्द ही ऐसा नोटिफिकेशन प्रकाशित किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि समय बहुत कम दिया जाएगा, तो आप सब तैयारी पे लग जाइए। जहां कहीं भी आप या तो प्रयागराज से हैं तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए, अगर आप प्रयागराज से बाहर से देख रहे हैं तो आप दिए गए नंबर में संपर्क कर ऑनलाइन बैच भी परचेस कर सकते हैं। बहुत कम फीस में है, लेट मत करिए, वरना आप जानते हैं कि जो भी पोस्ट यूपी की आती है, एमपी की आती है, 2 साल 2.5 साल 3 साल बाद आती है। फिर आपके मन में ये पछतावा रह जाएगा कि मैं पढ़ लेता तो मुझे 3 साल और परेशान नहीं होता। तो बहुत कम समय में आप सबके लिए ये क्लासेस चालू की गई है। और अगर सच में आप कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है आपने कुछ सपना सोच के रखा है, तो देर मत करिए, ज्वाइन करिए। तो आप सब ये तीनों सेक्शन रिवीजन करेंगे, कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।